दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम इतने दिनों से मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। 2G, 3G, 4G, 5G और आने वाले टाइम में 6G। और इन टेक्नोलॉजीज का कॉमन मैन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। पर इन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के बावजूद भी कंज्यूमर को पूरी तरह से फायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कई तरह की डिफिकल्टीज हैं। इंटरनेट का जो है कवरेज में काफ़ी होल्स हैं। ऑपरेटर्स की जो कंपटीशन है वो गिरता चले जा रहा है और कंज्यूमर का लिवरेज भी गिरता चले जा रहा है। तो तो इट इज बियॉन्ड डाउट दैट इंडिया हैज गॉट कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। वो तो बियॉन्ड डाउट है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर ये भी लोग मानते हैं कि आज की तारीख में जो टेलीकॉम सेक्टर जो है क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हम पहुंचे कैसे यहां तक। कनेक्टेड इंडिया, ब्रोकन कंपटीशन। और इसको समझने के बाद में आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में हमको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना जो है हम न्यू टेक्नोलॉजीज को इतनी आसानी से इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, जिससे कि भारतवर्ष के जो सिटीजन्स हैं उनको वो टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे मिल सकता है। तो ये पूरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। मैंने सोचा कि पूरा मतलब 1995 से लेकर 2026 समझ लीजिए 30 साल की पूरी कहानी मैं आपको 20 मिनट के वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उससे ज़्यादा मैं वीडियो खींचना नहीं चाहता, क्योंकि कॉमन मैन का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो पहला तो मेरा जो स्लाइड है वो चालू होता है 1995 से। अगर आपको याद हो कि उससे पहले फिक्स लाइन टेलीफोन कनेक्शंस होते थे और लंबी लंबी कतारें लगती थी, कभी कभी तो 10-10 साल लग जाते थे वेटिंग लिस्ट में कनेक्शन मिलना। तो सरकार ने देखा भी हमसे तो हो नहीं रहा, हम इसको लिबरलाइज कर देते हैं। तो गेट्स को ओपन कर दिया और कई लोगों को लाइसेंसेस मिल गए 1995 में, है ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब लाइसेंसेस इशू किए उन्होंने, तो उन्होंने एक तरीका अपनाया। इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज ऑक्शन, बट एक ऑक्शन का एक स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन किया। और वो जो ऑक्शन था, उस ऑक्शन के अंदर में उन्होंने जब ऑक्शन का जो आउटफ्लो है और जो जो फीस जो है वो कलेक्ट करने वाली थी सरकार, उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि भाई आप बिड तो कर दीजिए, पर आपको अपफ्रंट देने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या हुआ कि बिड नाउ एंड पे लेटर से क्या हुआ कि स्पेकुलेटिंग बिडिंग हो गई। आपको याद होगा 1995 में HFCL ऐसी ऐसी कंपनी थी जिसने 85,000 करोड़ का बिडिंग किया था फॉर बेसिक सर्विसेज लाइसेंसेस। अब इससे क्या हुआ कि अब उन्होंने किया क्यों? क्योंकि पैसे तो लगाने नहीं थे। आपने कमिट कर दिया भाई मैं तो 85,000 करोड़ पे करूंगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन डिफर्ड पेमेंट। तो लाइसेंस आपने ग्रैब कर लिया। जैसे ही आपने लाइसेंस ग्रैब कर लिया तो आपके पास एसेट आ गया और दैट बिकेम द प्राइस। अब उसके बाद में जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने सोचा इसको मोनेटाइज किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ग्रैब कर लिया। फिर बाद में वो पेमेंट करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पेकुलेटिव बिडिंग की, क्योंकि अपफ्रंट पैसा तो देना नहीं था। अब इससे क्या हुआ कि सरकार ने 1999 में पूरा का पूरा टेलीकॉम लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। उन्होंने देखा भाई अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पूरा सेक्टर जो है डिसमेंटल हो जाएगा, उसको रिवाइव करने में बड़ी परेशानी होगी। तो उन्होंने कहा देखो हम आपको रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं, पर जो डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू शेयर था, राइट, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फिक्स लाइसेंस रेजिम को रेवेन्यू शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो रेवेन्यू शेयर का जो डेफिनेशन था, जो रेवेन्यू का डेफिनेशन था, दैट बिकेम द AGR टाइम बॉम्ब। क्योंकि डेफिनेशन उन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया था, उसमें लड़ाई होती रही। और उन्होंने बोला कि देखिए ऑपरेटर का डेफिनेशन हम मानेंगे नहीं, हमारा डेफिनेशन टोटल रेवेन्यू का है, तो आपको जो बकाया पैसा है जो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का वो देना पड़ेगा। उस कारण से जो है कई सारी कंपनीज को बहुत सारा ड्यूज देना पड़ा। कुछ कंपनीज बैंकरप्ट हो गई जो दे नहीं पाई। वोडाफोन आइडिया का कुछ ड्यूज माफ हो गए और भारती एयरटेल को जो है अभी भी वो ड्यूज देना पड़ रहा है। तो दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ AGR। अब दोस्तों 1999 के बाद में जब पहला जो है लाइसेंस ऑक्शन हुआ मोबाइल का, वो 2001 में हुआ। उसके बाद में जब जब आफ्टर द रेवेन्यू शेयर रेजीम गॉट चेंज, मतलब फ्रॉम फिक्स लाइसेंस रेवेन्यू शेयर हुआ, तो पहला ऑक्शन हुआ मोबाइल लाइसेंस का 2001 में। तो उस टाइम में मोबाइल उस टाइम के मुकाबले, मतलब उस टाइम के रेफरेंस लेवल में अगर देखा जाए तो 1600 करोड़ का बिडिंग हुआ था स्पेक्ट्रम बंडल विद लाइसेंस। पर बेसिक सर्विसेज के जो लाइसेंस के जो प्राइसेस थे
वो काफी कम थे। तो क्या हुआ कि एक साइड डोर एंट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने बेसिक सर्विसेज में। तब लोगों को ज्यादा ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि मोबाइल लाइसेंस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, आपको फुल रोमिंग अलाउड था, आप कहीं से कहीं जा सकते थे, क्योंकि रोमिंग सर्विसेज वाज कंसीडर्ड एज अ प्रीमियम। और बेसिक सर्विस मतलब फिक्स लाइन, मतलब फिक्स टेलीफोन, जो पहले हो 1999 के पहले था। तो उन्होंने कहा देखिए इसको इंस्टॉल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आपको इतना लाइसेंस फी देने की जरूरत नहीं है। पर इसमें एक ट्विस्ट हो गया, ये जो है बेसिक सर्विसेज लाइसेंसेस वाले ने बोला कि देखिए लास्ट माइल तो हमको वायरलेस में करने देना चाहिए, तो उन्होंने सीडीएमए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जो वायर्ड लैंडलाइन फिक्स था उसको उन्होंने वायरलेस में कन्वर्ट कर दिया। उनका नैरेटिव ये था, देखिए आप अगर वायरलाइन डालने के लिए बोलेंगे उसमें आपको राइट ऑफ वे और वगैरह खोदने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो हम एटलीस्ट लास्ट लाइन तो हमको वायरलेस करने दीजिए, और हम एक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसका नाम था सीडीएमए। तो वायरलाइन बिकेम वायरलेस एंड विद अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिटेड मोबिलिटी। मतलब जो सेलुलर लाइसेंसेस थे उनको फुल मोबिलिटी का जो है परमिशन थी, और इनको लिमिटेड मोबिलिटी थी। एलएसए में अपने जो जो एलएसए एरियाज हैं, जो लाइसेंस सर्विस एरिया, जो जिसको बोला था शॉर्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया, एसडीसीए, वहां आप जो है मोबाइल मतलब उस एरिया के अंदर में आप जो है लिमिटेड मोबिलिटी दे सकते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, ये जो लड़ाई हुई, ये जो अपना बेसिक सर्विसेज और मोबाइल लाइसेंस के बीच में, इसमें जो स्पीयर हेडर था वो रिलायंस था। रिलायंस जो है वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी को लेके एंटर हुआ था। तो जब ये एंटर हुआ और उन्होंने फुल मोबिलिटी कर दिया सीडीएमए को, क्योंकि लिमिटेड मोबिलिटी का वो था, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज करके और उसको थोड़ा ट्वीक करके फुल मोबिलिटी कर दिया। तो जो सीओआई था, जीएसएम ऑपरेटर्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और वो कोर्ट चले गए। और कोर्ट में उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने पूरी लाइसेंस फी तो दिया नहीं क्योंकि एंट्री फी उनका लो था, और उन्होंने फुल फ्लेज मोबाइल सर्विसेज कन्वर्ट कर दिया। जो हमारे लाइसेंस फी पे किया 1600 करोड़, इन्होंने कुछ ही करोड़ लाइसेंस फी पे किया और उन्होंने उसको फुल मोबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि कैंसिल तो नहीं करेंगे, बट ये जो सीडीएमए प्लेयर्स हैं उनको सेम प्राइस पे करना पड़ेगा जो जीएसएम ऑपरेटर्स ने पे किया था 2001 में, विथ penalty, additional penalty, and they were given the full-fledged, capability to do full mobility. फिर उन्होंने कहा कि आप full mobility भी कर सकते हैं, है ना। अब इससे क्या हुआ दोस्तों कि एक डिस्प्यूट शुरू हो गया बिटवीन सीडीएमए एंड जीएसएम प्लेयर्स। तो जीएसएम प्लेयर्स वर्चुअली लॉस्ट दैट बैटल बिकॉज रिलायंस गॉट एन एंट्री इन 2003, है ना, क्योंकि कोर्ट से वो जीत गई। टीआरआई ने भी उनको सपोर्ट किया, पर उनको पेनल्टी देना पड़ा, उनको लाइसेंस फी देना पड़ा, पर वो घुस गए राइट एज ए फिफ्थ ऑपरेटर। तब तक 4 ऑपरेटर थे और उसमें फिफ्थ ऑपरेटर जो है रिलायंस आ गई। तो जीएसएम प्लेयर्स ने देखा कि भाई ये तो हमारा जो वर्चस्व है उस पर जो है बहुत बड़ा अटैक है सीडीएमए वालों का। तो एक टेक्नोलॉजी की बैटल हो गई सीडीएमए वर्सेस जीएसएम, और इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी की बैटल हुई वो हुआ स्पेक्ट्रम का बैटल, और दिस बिकेम द जेनेसिस ऑफ 2G स्कैम। आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ये 2G स्कैम का कहानी बना। अब दोस्तों आपको याद होगा कि रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है राहत मिल गया कि उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया उन्होंने, पर उन्होंने क्या कहा कि आपको जो है सीडीएमए जीएसएम ऑपरेटर के मुकाबले लाइसेंस फी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बट उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया था रिलायंस ने कोर्ट के अंदर में कि देखिए अगर हमारा लाइसेंस कैंसिल करेंगे आप तो सरकार को और कंज्यूमर को नुकसान होगा, क्योंकि सीडीएमए टेक्नोलॉजी 5 गुना एफिशिएंट है। ये उन्होंने कोर्ट में आर्गुमेंट दिया, और इस आर्गुमेंट के बेसिस में, मतलब इट मे नॉट बी हैव बीन द सोल आर्गुमेंट, तो उनका एक एंकर आर्गुमेंट रहा कि सीडीएम एफिशिएंट है, इसको अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ये देश के हित के खिलाफ होगा, है ना। तो और इसके बहुत सारे पोटेंशियल्स भी हैं। तो एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ दिस एफिशिएंसी बिकेम ए ट्रैप। तो क्या हुआ, तो जीएसएम ऑपरेटर्स ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जीएसएम ऑपरेटर्स ने ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट में जो उन्होंने दिया था कि सीडीएमए इज 5 टाइम्स मोर एफिशिएंट, उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया। अब उनको उन्होंने जो है थ्रॉटल किया। कैसे किया, क्योंकि उस टाइम में आपको याद होगा कि जो लाइसेंस था उसके अंदर स्पेक्ट्रम बंडल्ड होता था, ऑक्शन नहीं होता था। जीएसएम ऑपरेटर्स को मिलते थे 4.4 मेगाहर्ट्ज और दे कैन गो अप टू 6.2। सीडीएम ऑपरेटर्स को इनिशियली 2.5 मेगाहर्ट्ज मिलता था, दे कुड गो अप टू 5 मेगाहर्ट्ज।
अब क्या हुआ कि जो स्पेक्ट्रम जो है कंस्ट्रेंट था, ज्यादा स्पेक्ट्रम सरकार के पास था नहीं, तो सरकार ने बोला कि देखिए सबको तो स्पेक्ट्रम दे नहीं पाएंगे, तो दे क्रिएटेड ए सब्सक्राइबर बेस्ड क्राइटेरिया। सब्सक्राइबर बेस्ड क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ कि 4.4 तो आपको इनिशियली मिल जाएगा, बट आपको अगर कुछ एडिशनल स्पेक्ट्रम चाहिए टू गो अप टू 6.2, आपको कुछ सब्सक्राइबर दिखाने पड़ेंगे। तो और सीडीएमए के लिए भी उन्होंने वही रूल लागू किया। पर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जीएसएम ऑपरेटर्स ने बोला भैया हमारे लिए 6.2 मेगाहर्ट्ज सफिशिएंट नहीं है, हमको और भी स्पेक्ट्रम चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दे वेंट फर्दर बियॉन्ड 6.2 अप टू 10 मेगाहर्ट्ज एंड इंक्रीज सब्सक्राइबर बेस एक क्राइटेरिया बना दिया, जिससे कि ऑपरेटर्स जो है 6.2 से ज्यादा स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। बट सीडीएमए को उन्होंने 5 मेगाहर्ट्ज तक ही सीमित रखा। क्यों? क्योंकि सीडीएमए इज मोर एफिशिएंट देन जीएसएम। तो भले ही जीएसएम ऑपरेटर को 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिल सकता था, पर सीडीएमओ को 5 मेगाहर्ट्ज तक की स्पेक्ट्रम दिया गया है ना। और क्राइटेरिया जो है उन्होंने वॉइस बेस्ड सब्सक्राइबर का बनाया। तो इससे क्या हुआ, सीडीएमए को अपना ई वीडियो टेक्नोलॉजी अनलॉक करने में परेशानी हुई, क्यों कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही उनको ज्यादा स्पेक्ट्रम की दरकार होती थी, उनको बहुत सारे सब्सक्राइबर दिखाने पड़ते थे। अगर डेटा सब्सक्राइबर दिखाएंगे तो डेटा जो है ज्यादा कैपेसिटी जो है घेरेगी स्पेक्ट्रम का, तो वो ई वीडियो नहीं कर पाए, अपनी डेटा को अनलॉक नहीं कर पाए। तो जीएसएम ऑपरेटर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया, और इसी कारण से जीएसएम ऑपरेटर्स नेवर सपोर्टेड ऑक्शन, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही ऑक्शन सपोर्ट करेंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा बिटवीन सीडीएम एंड जीएसएम। तो दे कंटिन्यू विद द सब्सक्राइबर बेस्ड क्राइटेरिया, और वो उनके गले का फांस बन गया, और दैट रिजल्टेड इन 2G स्कैम। मैं बताता हूं कैसे हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। अब जैसे मैंने बताया ना कि जीएसएम ऑपरेटर्स को ज्यादा स्पेक्ट्रम मिलते चला गया, है ना, सीडीएम ऑपरेटर्स को लिमिटेड स्पेक्ट्रम मिला, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में कह दिया भाई हम तो एफिशिएंट है। तो जीएसएम बोला आपको एफिशिएंट है तो आपको कम स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। दिस वाज ए वियर्ड लॉजिक। आज दुनिया में कहीं पे इस तरह के लॉजिक इस्तेमाल नहीं होते, इंडिया के अंदर में क्योंकि इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स हमने फेस किए, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करके सीडीएमए ऑपरेटर को ब्रेक लगा दिया, उनके ग्रोथ में ब्रेक लगा दिया। और जीएसएम के पास में डेटा कैपेबिलिटी थी नहीं, तो उनको स्पेक्ट्रम ज्यादा मिलता रहा। ठीक है ना। अब इतना स्पेक्ट्रम मिल गया, 10 तो मिल ही गया, पर सरकार ने 15 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम का सब्सक्राइबर क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया। उससे क्या हुआ कि जितना स्पेक्ट्रम था सब जो है एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर को ईयरमार्क हो गए, है ना। सीडीएमए को कम स्पेक्ट्रम मिला, और उनके पास में अगर 7.5 मेगाहर्ट्ज तक का, जैसे जीएसएम को 15 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम का जो है रोड मैप तैयार कर दिया, सीडीएमए को जो है 7.5 का स्पेक्ट्रम तक का रोड मैप कर दिया, क्योंकि सीडीएमए ऑपरेटर सिर्फ दो ही थे, रिलायंस और टाटा। तो उनके पास में 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, मतलब 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था 800 मेगाहर्ट्ज में, और जीएसएम ऑपरेटर्स को 25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था 900 में, और 1800 मेगाहर्ट्ज में 60 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम था। उनको कोई परेशानी नहीं थी। बट 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जीएसएम ऑपरेटर को ईयरमार्क करने से क्या हुआ कि कोई नया ऑपरेटर नहीं आ सकता था, बिकॉज 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम वाज ऑक्युपाइड और 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम वाज कंप्लीटली ईयरमार्क फॉर द एग्जिस्टिंग जीएसएम ऑपरेटर्स। ठीक है ना दोस्तों। इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि भले ही सब फर्स्ट कम फर्स्ट सब पॉलिसी, जो कि 2003 एंट्री ऑफ रिलायंस से जो है एक रेफरेंस बन गया था, क्योंकि इससे पहले ऑक्शन हुआ था, रिलायंस को एंटर किया तो उन्होंने 2001 के प्राइस पे एंटर कर दिया, तो दैट बिकेम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब हुआ क्या कि सरकार ने बोला कि देखिए अब हमको क्या चाहिए, अब हमको नए ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, है ना। क्यों नए ऑपरेटर्स की क्यों जरूरत पड़ी उनको? उन्होंने बोला देखिए हमें कंपटीशन बढ़ाना है, तो हमको नए ऑपरेटर्स चाहिए, पर उनका स्पेक्ट्रम तो था नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलिए स्पेक्ट्रम नहीं है, और टीआरए के पास गए, और टीआरए को बोला कि देखिए जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया जिससे आपने 15 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम ईयरमार्क किया जीएसएम ऑपरेटर को, उसको आप रिव्यू करिए। टीआरए ने बोला अच्छा, जीएसएम स्पेक्ट्रम हैज बिकम, जीएसएम टेक्नोलॉजी हैज बिकम मोर एफिशिएंट, अब उनको 5 गुना कम स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब जो स्पेक्ट्रम क्राइटेरिया था, जो 15 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम तक के एलिजिबल थे, वो अब 7.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के भी एलिजिबल नहीं रहे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा स्पेक्ट्रम जीएसएम का फ्री हो गया। अब इससे फर्स्ट कम फर्स्ट सब पॉलिसी को ट्विक करके देन टेलीकॉम मिनिस्टर क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स, है ना। क्योंकि उस टाइम में फर्स्ट कम फर्स्ट सब पॉलिसी क्लियरली डिफाइंड नहीं था। तो क्यों नहीं डिफाइन था, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सब पॉलिसी थी सरकार की, वो हर क्यूब को, क्योंकि देयर वर मल्टीपल क्यूज रनिंग इन पैरेलल,
एप्लीकेशन के लिए एक क्यू, एलओआई के लिए एक क्यू, पेमेंट के लिए एक क्यू, स्पेक्ट्रम के लिए एक क्यू, सब क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और यहां पे जो लोग बैठे थे, मतलब जो सरकार के लोग बैठे थे, उनके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी थी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की। मान लेते हैं कि आप जो है पहले नंबर पे हैं एक एलओआई के क्यू में, और आपका एलओआई में कोई कोई गलतियां निकाल देते हैं और बोलते हैं भैया आप इसको ठीक करके लाओ, तो आपके जो पीछे वाला जो आदमी है उसको आगे कर दिया उन्होंने। करने के बाद में क्या हुआ कि आप भले ही एलओआई में आगे थे, आप अपने एलओआई को ठीक करिए और जो भी उनका एप्लीकेशन को ठीक करने के बाद में, तो पेमेंट में आप पीछे हो जाते। फिर समझ ना दोस्तों, इसलिए क्या हुआ कि जो ये फर्स्ट सम फर्स्ट सर्व, क्योंकि इट वाज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली और इतने सारे क्यूज थे, सबको फर्स्ट सम फर्स्ट सर्व करने के चक्कर में गवर्नमेंट हैड फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू प्ले विद द पॉलिसी, एंड दे प्लेड विद द पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यू अंडरस्टैंड वेल। तो उससे which resulted in the 2G scam, and the 2G scam resulted in the narrative of 1.76 lakh crores. क्यों? Why 1.76 lakh crores? क्योंकि it was a circular situation, क्योंकि जब नए ऑपरेटर्स को अलाउ उन्होंने कर दिया इन चारों क्यों, मतलब ये फर्स्ट कम पॉलिसी को ट्यूक करके, उनको सब्सिडाइज स्पेक्ट्रम मिल गया, क्योंकि स्पेक्ट्रम फ्री हो गया था। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया चेंज हो गया था, स्पेक्ट्रम फ्री हो गया था। जब स्पेक्ट्रम फ्री हो गया तो उनको स्पेक्ट्रम मिल गया सब्सिडाइज रेट में, जो उनका एक्चुअल वैल्यू था उससे कम में मिला, तो बैंक्स वेर विलिंग टू लेंड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया, है ना, और 3G स्पेक्ट्रम में ओनली लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबल था, तो सब लोगों ने बिड किया जो कि 2G स्पेक्ट्रम में 2G जो है, मतलब 2008 के 2G लाइसेंस से एंटर किए थे, गॉट द लाइसेंस। तो जब उन्होंने बिड किया तो 3G का स्पेक्ट्रम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, और यहां पे सिर्फ 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था पैन इंडिया बेसिस में। तो कैग ने क्या किया, इसी के प्राइस को इस्तेमाल करके उन्होंने जो है, जो 2G स्पेक्ट्रम फ्री में दिया था सरकार ने, उसको वैल्यू करके 1.76 लाख करोड़ का वैल्यूएशन निकाल लिया। कौन कौन से स्पेक्ट्रम फ्री में दिया था, क्योंकि सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया में स्पेक्ट्रम दिया था एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को, फिर इन लोगों को भी उन्होंने स्पेक्ट्रम दिया था, जो नए प्लेयर्स आए थे उनको भी उन्होंने स्पेक्ट्रम दिया था, इस पूरे प्रोसेस को वो ट्वीक करके। तो ये सारा स्पेक्ट्रम को उन्होंने वैल्यू करके 1.7 लाख करोड़ हो गया। अब ये वैल्यूएशन वाज नॉट करेक्ट, बिकॉज कि उस टाइम अगर सारा स्पेक्ट्रम डाल देते मार्केट के अंदर में, तो आपको कभी भी 3G का ऑक्शन के प्राइसेस के मुकाबले बिडिंग नहीं होती, क्योंकि 3G तो जरूरी थी ना। अगर आपके पास में 14 प्लेयर है मार्केट में, अगर 3 स्लॉट्स हैं और 14 प्लेयर ने स्पेक्ट्रम लिया है सरकार से एट ए सब्सिडाइज रेट, अगर उनको 3G स्पेक्ट्रम नहीं मिला तो उनको 2G स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है? दैट स्पेक्ट्रम एक्चुअली बिकम कंप्लीटली इनवैल्यूएबल, क्योंकि सारे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं वो उनके पास जाएंगे जिनके पास 3G स्पेक्ट्रम है। तो ये जो नोशनल लॉस था 1.76 लाख करोड़ का, दैट बिकेम द पब्लिक नैरेटिव। अब इससे क्या हुआ दोस्तों कि ये जो सरकार थी, डीओटी एंड टीआरए, उनके हाथ बन गए। अब उन्होंने बोला कि अरे पब्लिक में तो ये नैरेटिव बन चुका है कि भैया स्पेक्ट्रम बहुत वैल्यूएबल है। उन्होंने स्पेक्ट्रम को एक लॉकर में लॉक कर दिया और बोला कि देखिए हम स्पेक्ट्रम को तो जो है आइडल रखेंगे, पर वो निकालेंगे नहीं हम, क्योंकि कम पैसे में, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो लोगों को लगेगा अरे हमने लॉक्स कर दिया, बिकॉज 3G में जो है 1.76 लाख का करोड़ का लॉस था, तो हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाएगा। तो उन्होंने जो है बिकॉज ऑफ कैग, बिकॉज ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, बिकॉज ऑफ जेल, जो ऑफिसर्स थे उनको लगा ये जेल में डाल देंगे हमको, तो उन्होंने फियर में पूरा पॉलिसी को फ्रीज कर दिया और स्पेक्ट्रम को वैल्यूएशन को कभी कम नहीं किया उन्होंने। अब इससे क्या हुआ कि कनेक्टिविटी वन, कंपटीशन लॉस्ट। अब ये देखिए, इसे आपका ड्यूओपोली बन गया, क्योंकि स्पेक्ट्रम बिकेम ए बैरियर, है ना, हाई स्पेक्ट्रम कॉस्ट बिकेम ए बैरियर। और कुछ ऑपरेटर्स, बाकी सारे ऑपरेटर्स तो चले गए मार्केट से, उनके लाइसेंस कैंसिल हो गए और बैंकरप्ट हो गए। वोडाफोन आइडिया, दो दे क्रॉस दिस बैरियर, उन्हें बैरियर को क्रॉस किया, पर इतना मेहनत करके उनको क्रॉस करना पड़ा कि दे आर नॉट स्ट्रगलिंग। बीएसएनएल का तो खैर कहानी अलग ही है, उसको छोड़ देते हैं। और बाकी ऑपरेटर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, जितना बैरियर हो स्पेक्ट्रम का उतना अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को सारे बाकी लोगों को तो उन्होंने किल कर दिया, अब वो वोडाफोन आइडिया बाकी लोगों को भी किल कर सकते हैं। तो इन्होंने भी जो है आने वाले टाइम में कभी भी स्पेक्ट्रम के प्राइसेस को मतलब बुरी तरह से लोअर करने में कभी भी एक इफेक्टिव, जब कहा उन्होंने पब्लिक नैरेटिव में, उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम के प्राइसेस कम होने चाहिए, बट एक्चुअली में वो चाहते थे कि सारा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो, जिससे कि वो कुछ ही ऑपरेटर्स बचे या वही बचे, बाकी लोग मार्केट से निकल जाए। इससे सब गीगाहर्ट्ज बैंड जो है बिके नहीं,
अब देखिए इससे कैसे आप लिंक करते हैं। देखिए आपका क्वालिटी ऑफ जो है 5G कनेक्शन वो काफी बेकार है। प्रायोरिटी रिलायंस भारती का जो प्रायोरिटी पोस्ट पेड या फास्ट लेन है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी में अगर आप देखें, पिछला किया हुआ जो है, जो हमारे जो कर्म है, वो हमको जो है आज भी मतलब उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, और ऑपरेटर्स को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ऑपरेटर्स ने टीआरए के कंसल्टेशन में स्पेक्ट्रम प्राइसिंग में कुछ भी नहीं कहा। जो टीआरए ने कहा वो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कोई इनपुट ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनको डर था ना कि पहले जो है हमारे ऊपर एलिगेशन लगा था कि हम स्पेक्ट्रम फ्री में ले रहे थे, हम स्पेक्ट्रम को में ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमको जेल में ना डाल दिया जाए। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूरी कहानी अनफोल्डेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड व्हाई वी आर टुडे इन दिस सिचुएशन, है ना। और इसी कारण से दोस्तों आने वाले टाइम में जिस प्लेटफॉर्म में हम खड़े हुए हैं आज, ये पूरी कहानी को देखने के बाद में, मैंने बहुत जल्दी में समझाया आपको, आने वाले टाइम में इसका और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर रेगुलेटर्स एंड टीआरआई एंड द कॉमन मैन डू नॉट रियलाइज कि हमने क्या नुकसान किया है हमारा। वो 1.76 लाख करोड़ का लॉस का जो हो सकता है वहां पे करप्शन हुआ हो, पर डेफिनेटली 1.76 लाख करोड़ का लॉस तो डेफिनेटली नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, इससे आप सीखिए और पता करिए कि भैया आगे करना क्या है, क्योंकि जिस तरह से हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, मतलब मार्केट में, और हमारे, अगर आप किसी से ही पूछेंगे, बोले हम इंडिया हैज बिकम ए ग्रेट टेस्टिमनी और एग्जाम्पल फॉर मोबाइल कनेक्टिविटी। बात तो सही है, पर आने वाले टाइम में हम इसको क्या सस्टेन कर पाएंगे अगर हमने कुछ अपने पॉलिसीज को ट्वीक नहीं किया और हमने अब हिस्ट्री से, हमारे मिस्टेक से सीखा नहीं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।